बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि सेल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक बेसिक यूनिट है। अब सेल को जो अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो एनर्जी जो डिफरेंट सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनके लिए किधर से आती है, वो ऑर्गेनेली जो इस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है ये है क्या। एक साइंटिस्ट थे आल्टमैन, इन्होंने इसको सबसे पहले नाम दिया था बायोब्लास्ट का। बायोब्लास्ट किसको कहते हैं? जो क्या करते हैं, लाइफ इनिशिएटिंग, मतलब जो ज़िंदगी को शुरू करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बायोब्लास्ट कहते हैं। अब बायोब्लास्ट हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी किधर से प्रोड्यूस होती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस साइंटिस्ट ने इसको क्या टर्म यूज़ की थी इसके लिए, बायोब्लास्ट। उसके बाद एक और साइंटिस्ट बेंडा, उन्होंने सबसे पहले इस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को यूज़ किया था। अब जो वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया है ये कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। जो फर्स्ट है वो क्या है, माइटो मीन्स वेजिकल्स और कॉन्ड्रिया मीन्स क्या है, थ्रेड लाइक, मतलब धागे की शक्ल भी है इसकी और वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर भी होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि फिलामेंट भी है, स्फेरिकल भी होता है, डिफरेंट इसकी शेप्स हैं डिफरेंट सेल के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर जनरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल के लिए। अब तमाम ऑर्गेनिक रिएक्शन जो सेल के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन या जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल के अंदर होते हैं, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है। अब वो एनर्जी की कौन सी ऑर्गेनेली है जो उस एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर जनरेटर भी कहते हैं ऑफ द सेल। अब अक्रेंस इसकी किधर होती है? ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, ये एब्सेंट होता है। क्योंकि इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। मतलब सेल के लिए जितनी भी एनर्जी है वो ये ऑर्गेनेली प्रोड्यूस करता है। अब इसके बाद जो है इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग हम इसको किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये अपने जैसी और भी माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब रेप्लिकेट करके अपनी कॉपीज तैयार कर सकता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं। हम सेमी ऑटोनोमस क्या होती है, जो खुदकार हो, मतलब अपने फंक्शन वगैरह को खुद परफॉर्म कर सकती हो। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करो, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रख दो तो फिर भी ये क्या करेगा, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इसको लास्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अब ये इसकी शेप है माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे बाहर क्या होती है, इसकी मेम्ब्रेन है जिसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये स्मूथ होती है। उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या आती है, इनफोल्डिंग होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो ये क्रिस्टी जो इन फोल्डिंग्स हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन की, जो जिन्होंने क्या बनाई हुई है, इन फोल्डिंग्स बनाई हुई है, किस तरफ, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की तरफ। ये इनके दरमियान ये जो ब्लू कलर का ये मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके पास सर्कुलर डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं, इसलिए ये क्या कर सकता है, अपनी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकता है और अपने आप को क्या करवा सकता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज कहलवा सकता है। अब इसकी शेप्स और साइज कैसे है? शेप्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये मैंने पहले आपको बताया कि सेल टू सेल वेरी करती है। मतलब स्फेरिकल फॉर्म्स के अंदर भी होते हैं, इलोंगेटेड भी होते हैं, फिलामेंट्स की फॉर्म्स के अंदर भी होते हैं और वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर भी होते हैं। और ये है क्या, आपने याद रखनी है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जिसके इर्द गिर्द क्या होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं। अब साइज के अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं, क्या सबसे पहले डायामीटर है, उसके बाद क्या है, लेंथ। डायामीटर जो है वो इसका 0.5 to 1 माइक्रोमीटर है और लेंथ जो है वो इसकी 7 माइक्रोमीटर है। अब कंपोजिशन के अंदर इसके अंदर क्या है, सर्कुलर डीएनए है और राइबोसोम्स है। और जो इनसाइड पोर्शन है, जो इनर मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स थी, मतलब क्रिस्टी वाला पोर्शन, उसके इनसाइड जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या कहते थे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म भी है, जितने भी मेटाबॉलिज्म इसके अंदर होते हैं वो इसी के अंदर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब वो क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम भी हैं, कोएंजाइम्स भी हैं, ऑर्गेनिक्स और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स वगैरह भी हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। अब ये इसकी शेप है, सर्कुलर डीएनए भी आपको नजर आ रहा है।
उसके अलावा आउटर मेम्ब्रेन भी है, इनर मेम्ब्रेन भी है। और जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और उसके अंदर क्या होते हैं, पोर होते हैं, जिनको हम पोरिन कहते हैं, जो मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। स्ट्रक्चर जो है इसकी वेजिकल्स की फॉर्म के अंदर भी है, रॉड भी है और फिलामेंट भी है, अगर हम इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी हमें शो करवाता है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो शेप भी और इसका साइज़ भी और इसका नंबर भी, ये भी सेल टू सेल वेरी करते रहते हैं। मतलब जिन सेल्स को एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, जैसे मसल सेल या हमारे न्यूरॉन्स। मसल क्योंकि हमें मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आई सेल जो कि मोस्टली रेस्ट के अंदर हैं। अब मेम्ब्रेन्स जो है इसकी सिमिलर है, जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या थी, लिपोप्रोटीन थी। अब क्रिस्टी भी जो इसकी है इन फोल्डिंग्स, वो भी क्या है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, मतलब लिपिड्स और प्रोटीन ही इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब इसकी टू मेम्ब्रेन्स हैं। जो पहली मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो स्मूथ है, जो बाहर वाली साइड के ऊपर है, और इसके अंदर क्या थे, पोर्स थे, जो किस लिए होते हैं, पोरिन्स वगैरह, जिनको हम कहते हैं हेल्प करते हैं मूवमेंट की। अब कैसे कहते हैं, ये सबसे बाहर वाली इसकी जो मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये इसको हम क्या कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर ये आपको ये पोरिन्स नजर आ रहे हैं, जो क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चीज़ें आए और इसके अंदर जो चीज़ें बन रही है वो बाहर जाने के लिए इन पोर्स को यूज़ करती हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है और ये स्मूथ है, और इसके पास क्या होते हैं, पोरिन्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मूवमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमें फोल्डिंग नजर आती है, जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये वाली फोल्डिंग्स, ये जो आपको नजर आ रही है जिगजैग सी, ये फोल्डिंग, इसकी मेम्ब्रेन्स जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन होगी, और इसको कहते हैं क्या हम, क्रिस्टी, जो इन फोल्डिंग। लेकिन ये इन फोल्डिंग्स किस साइड के ऊपर है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब ये इन फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, इसके अंदर ये डार्क कलर का ये पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये मैट्रिक्स था, इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। जो इसकी है ये इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये जो आपको इन फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की, इनको हम इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो स्पेस है बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स, मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसको हम कहते हैं कौन सी मेम्ब्रेन के दरमियान, ये आउटर मेम्ब्रेन जो स्मूथ है और इसके पास क्या है, पोरिन्स हैं, जो मूवमेंट के अंदर हेल्प करती हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान आपको जो ये स्पेस नजर आ रही है लाइट से कलर की, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। आपने ये दोनों के दरमियान मतलब फ़र्क वाजे रखना है कि जो होती है इनर मेम्ब्रेन, उसको हम इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं, और जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, मेम्ब्रेन स्पेस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटर कंपार्टमेंट कहते हैं। ये वाला जो आपको लाइट से कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है। अब ये इसकी शेप जो आपको बड़ी वाजे नज़र आएगी, सबसे बाहर क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और इनर ये वाली मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी जो लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, ये इन फोल्डिंग, ये आपको नजर आ रही है, ये वाली फोल्डिंग जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पे है, ये क्रिस्टी जो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की, और ये इनर मेम्ब्रेन ये वाली आपको ये नजर आ रही है। इन दोनों के दरमियान वाली ये जो स्पेस है, ये खाली जगह जो आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनो स्पेस कहते हैं। अब क्रिस्टी और F1 पार्टिकल, ये दो क्या हैं, क्रिस्टी जो क्या थी, इनर मेम्ब्रेन के जो इनर साइड के ऊपर क्या थी, इन फोल्डिंग्स थी, जो किस तरफ थी, हमने देखी है अभी कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड पे, ये वाली आपको नजर आ रही है, इनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अब क्रिस्टी जो है ये लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं, और इसके अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, जैसे साइटोक्रोम्स हैं और एटीपी टेज इंजाइम, सिंथेसिस इंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं। और जो इनर सरफेस जो है इसकी क्रिस्टी की माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली साइड के ऊपर जो है, उसके पास स्मॉल नोब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, या उनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, इन एंजाइम को क्या चाहिए होते हैं, ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अभी आपको डायग्राम के अंदर वाजे नजर भी आ रहा होगा, ये वाली जो इसकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये जिसको हम क्या कह रहे थे, क्रिस्टी कह रहे थे। अब क्रिस्टी को एनलार्ज करके दिखाया गया, ये वाली क्रिस्टी के मेम्ब्रेन के ऊपर ये वाले आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। अब इसके अंदर भी दो पोर्शन है, जो ये ब्लैक कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये F1 पार्टिकल है, और जो ये इसकी ये आपको नजर आ रहे हैं इम्बेडेड है जो मेम्ब्रेन के अंदर, ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, हम F नोड कहते हैं, ठीक है। अब F1 पार्टिकल और F नोड के दरमियान आपने डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, F नोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस करवाते हैं।
एफ नॉट इसका वो वाला पोर्शन है जो एम्बेडेड होता है किसके अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। अब F1 पार्टिकल एटीपी की सिंथेसिस करता है, क्यों? क्योंकि इसके पास एंजाइम है जो क्या है, एटीपी सिंथेज, जो एटीपी को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। एटीपी को सिंथेसाइज ये किस तरह से करता है कि ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये इसकी नोब लाइक स्ट्रक्चर है। नोब लाइक में ये जो हेड वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल, और ये वाला इसका पोर्शन जो क्या होता है, एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर, इसको हम F नॉट कहते हैं। ठीक है, ये अब ये क्या होता है, ओवरऑल किसका स्ट्रक्चर है, ये एटीपी सिंथेज का। किस तरह से, ये आपको अगर इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग है जिसको हम क्रिस्टी कह रहे हैं। अब क्रिस्टी को एनलार्ज करके देखें तो इसका ये हेड वाला पोर्शन जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं, और उसके अलावा वो वाला पोर्शन इसका जो एम्बेडेड है मेम्ब्रेन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, F नॉट कहते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर एक इसका एटीपी सिंथेज एंजाइम का, जो क्या करता है, एटीपी को सिंथेसाइज करता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये एंजाइम है एटीपी सिंथेज, ये क्या करता है कि जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट, अब जो फूड के अंदर एनर्जी होती है वो क्या करती है, एडीपी के अंदर ऐड होती है और इसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। क्योंकि सेल को एनर्जी चाहिए, जिस फॉर्म के अंदर एनर्जी करेंसी सेल के लिए वो है एटीपी। तो क्या होता है, जो फूड के अंदर एनर्जी है वो एडीपी को के, और उसके अंदर क्या, इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करती है और किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है, उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर प्रेजेंस इसके अंदर क्या है, सर्कुलर डीएनए है, और उसके साथ साथ इसके पास राइबोसोम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जो है राइबोसोम्स होते हैं जो एटीपी की मतलब क्या करवाते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाते हैं, सॉरी। तो प्रोटीन की सिंथेसिस जो ये करवाते हैं वो क्या है, राइबोसोम्स के पास वो 70S है। ये जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है उससे ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो क्या है 80S हैं, ये क्या है 70S होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम इसको साइट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन जैसे क्रब साइकिल वगैरह, एरोबिक रेस्पायरेशन और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के ही अंदर होते हैं। उसके अलावा रेस्पायरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की, जो क्रब साइकिल के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है किस फॉर्म के अंदर, एटीपी की फॉर्म के अंदर। कैसे प्रोड्यूस करती है, ये आपको पता है कि ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन के जो इनसाइड मटेरियल या मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास क्या है, इसके अंदर ये क्या होते हैं, ये इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये प्रोसेस होता है जो क्या करता है, एटीपी को ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू क्रब साइकिल वगैरह। अब ये हो किधर है, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन है वो क्या है कि भाई ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आती है, एडीपी, जिसको हम स्पेंट एनर्जी कहते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी यूज हो चुकी है। जो साइटोप्लाज्म के अंदर है एडीपी, उसके अंदर इनऑर्गेनिक फास्फेट को ऐड करता है और उसको कन्वर्ट किसके अंदर कर देता है, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये जिस तरह अब ये एडीपी किसके अंदर मौजूद है, स्पेंट एनर्जी की फॉर्म के अंदर मौजूद है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये क्या करेगा, जो फूड के अंदर एनर्जी होगी वो एडीपी के अंदर ऐड होगी, और एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को मिला के किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि सेल जो है वो फूड से एनर्जी को नहीं हासिल करता, क्योंकि सेल फूड से इसलिए एनर्जी हासिल नहीं करता क्योंकि जो फूड जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो स्टेबल फॉर्म के अंदर होती है, वो आप मतलब इतनी जल्दी यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए टाइम है और रिएक्शन चाहिए होते हैं। इसलिए सेल क्या करता है, उसको अनस्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी या यूजेबल एनर्जी जो फॉर्म होती है एनर्जी की, एटीपी, उसके अंदर कन्वर्ट कर लेता है। क्योंकि सेल को मतलब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको एटीपी ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसलिए जब उसको ज़रूरत होगी तो वो क्या जल्द से जल्द एटीपी को यूज़ करके अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस को मतलब परफॉर्म कर सकता है। इसलिए वो क्या करता है, इसको मतलब स्पेंट एनर्जी की फॉर्म में जो होती है एडीपी की, उसके अंदर इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फूड से एनर्जी लेते हैं, ये आ रही है जैसे आपको नजर आ रहा है, और उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एटीपी के अंदर। और एटीपी के अंदर जो एनर्जी होती है उसको सेल क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है इजीली। उसके साथ साथ क्योंकि हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि एडीपी को किसके अंदर कन्वर्ट करा है, एटीपी के अंदर, और क्या करा, फूड स्टफ से मतलब एनर्जी लेके उसको एटीपी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि सेल के लिए जितनी भी एनर्जी है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस कर रहे हैं।
DNA presence indicate that it is a self replicating and semi autonomous organelle। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मैंने आपको पहले भी बताया था क्या है कि जो अपनी जैसी कॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपने जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग कहते हैं। ऑटोनोमस हम किसको कहते हैं, जो खुदकार हो, मतलब अपने फंक्शन वगैरह को खुद परफॉर्म कर सकता हो। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं कि हम ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग और सेमी ऑटोनोमस इसको क्यों कहते हैं। अब ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। सबसे पहले है सर्वाइव इन आर्टिफिशियल मीडियम। अगर हम सेल से इसको माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के किसी आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर रखें तो ये वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है, अपना डीएनए भी है, राइबोसोम्स भी हैं। मतलब डीएनए से इन्फॉर्मेशन देता है, राइबोसोम्स के जरिए क्या करता है, ये अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करवा सकता है। तो इसलिए क्या आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर भी ये क्या सर्वाइव कर सकता है और अपने जैसे और भी माइटोकॉन्ड्रिया को प्रोड्यूस करवा सकता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी कहते हैं। अच्छा, कुछ साइंटिस्ट का ये बिलीव है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ये मतलब पास्ट के अंदर क्या थे, ये बैक्टीरिया हुआ करते थे। अब क्योंकि हमें पता है कि जो यूकैरियोट्स हैं ये प्रोकैरियोट्स से ही क्या हुए हैं, इवाल्व हुए हैं। तो ये साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कुछ बैक्टीरिया थे, उन्होंने दूसरे बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेस्ट किया। इंजेस्ट करके उन्होंने उनको डाइजेस्ट करने के बजाय क्या कर लिया, अपनी बॉडी के अंदर क्या कर लिया, स्टेबल फॉर्म के अंदर रख लिया। तो वो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ये क्या थे, पास्ट के अंदर क्या होते थे, ये बैक्टीरिया थे। तो बैक्टीरिया ने बैक्टीरिया को क्या किया, इंजेस्ट किया, तो ये उनकी बॉडी के अंदर आ गए। तो उन्होंने इसको डाइजेस्ट नहीं किया बल्कि अपनी बॉडी के अंदर स्टेबल फॉर्म के अंदर रख लिया। तो उस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गए, यूकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनेली बन गए। हालांकि ये इन दोनों के दरमियान जो इस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक ओरिजिन या ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन है। मतलब जो दोनों का जो क्या नाम है, ओरिजिन है वो सेम है। मतलब क्या कि प्रोकैरियोट से ही कौन इवाल्व हुए हैं, यूकैरियोट्स इवाल्व हुए हैं। सेम टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं या हमारे सेल के अंदर जो मौजूद हैं वो हमारी मदर से आते हैं। मतलब क्योंकि आपको पता है जब फर्टिलाइजेशन होती है तो एग की तरफ से ही सारा मतलब जो भी कंट्रीब्यूट होता है एग की तरफ से होता है। क्योंकि स्पर्म से सिर्फ क्या आता है, न्यूक्लियस आता है। क्योंकि स्पर्म का सिर्फ हेड वाला पोर्शन ही मतलब उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो हेड में से सिर्फ न्यूक्लियस ही आता है, उसके अंदर राइबोसोम ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हैं या हमारे जिस बॉडी के सेल्स के अंदर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया वो तमाम के तमाम हमारी मदर की साइड से आए हुए हैं। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।